हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट शिक्षण अधिगम का सिद्धांत, जो कि 50 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है। और देखो फ्रेंड्स, हम बिल्कुल शुरुआत से शॉर्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा लॉन्ग या जिस तरीके से आप कह सकते हो कि हम केवल और केवल रिवीजन आप सभी को करवाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और देखो फ्रेंड्स, हम राजन सीरीज से प्लस जो पवन का सीरीज है, बहुत ही अच्छे से पूरा जो दोनों सीरीज है और उसी में से आएगा। ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर सकते हो। जिसमें सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है कि देखिए, क्वेश्चन कट गया है। तो देखिए, संप्रेषण क्या है, यही परिभाषा है। संप्रेषण क्या है? तो संप्रेषण दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत करने का माध्यम है, जैसे कि दो व्यक्तियों के मध्य भावों, विचारों तथा अन्य तथ्यों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। तो पहले भी याद होगा, बट फिर से एक बार रिवीजन हो गया, क्योंकि आप सभी के यही कमेंट्स थे कि हम फर्स्ट सेमेस्टर में जितना पढ़े हैं सब कुछ भूल गया है। तो देखिए, संप्रेषण दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत करने का माध्यम होता है। यानी अगर आप सिंपल इतना लिखना चाहते हो शॉर्टली में कि दो व्यक्तियों के मध्य भाव, विचारों तथा अन्य तथ्यों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। ठीक, जैसे कि अभी कोई मतलब यहाँ एक व्यक्ति है और यहाँ एक व्यक्ति है, जब दो व्यक्ति आपस में जब बात करते हैं तो वही आपका संप्रेषण कहलाते हैं। और एक बात ये भी ध्यान देने वाली बात है कि वो उसकी बातों को वो अच्छे ढंग से समझ रहा है या नहीं। अगर अच्छे ढंग से या बहुत ही मतलब क्लियरली समझ रहा है तो वो प्रभावी संप्रेषण होता है। अगर वो समझ ही नहीं पाता है तो फिर संप्रेषण होने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो इस तरीके से होता है। देखिए, सेकंड जो आपका क्वेश्चन है कि संप्रेषण के कितने घटक है, नाम भी बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, संप्रेषण के 3 घटक होते हैं, प्रेषक, संदेश, ग्राही। उस तरीके से अगर हम मुख्य रूप से बोले तो 3 होते हैं, लेकिन 5 होते हैं। ठीक, बट आप सभी याद कर सकते हो मुख्य रूप से 3 होते हैं, प्रेषक, संदेश, ग्राही। यानी भेजने वाला कौन सा संदेश है, क्या मैसेज है, और ग्राही मतलब ग्रहण करने वाला। देखो, तीसरा जो आपका प्रश्न है कि शिक्षण सूत्र क्या है। तो शिक्षण सूत्र वह सूत्र है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को प्रभावी ढंग से अस्थायी ज्ञान प्रदान करता है। यानी यहाँ पे अगर हम बात करें, शिक्षण सूत्र का प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि जो कुछ भी एक शिक्षक शिक्षार्थी को पढ़ा रहे हैं उनको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए, उनके दिमाग में जो कुछ भी वो पढ़ा रहे हैं वो सेट हो जाए, अस्थायी रूप से उनके दिमाग में बैठ जाए। इसलिए शिक्षण सूत्र का एक शिक्षक यूज करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिक्षण सूत्र वह सूत्र है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को प्रभावी ढंग से अस्थायी ज्ञान प्रदान करता है। रेमंड के अनुसार स्टेटमेंट याद कर सकते हो। ठीक है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करता है। देखिए, हमने बहुविकल्पीय प्रश्न में भी डिस्कस किया था। जो शिक्षण सूत्र होता है वो क्या करता है, पथ प्रदर्शन करते हैं, जिनमें सिद्धांत से व्यवहार के लिए अपेक्षा की जाती है। यानी अगर हम सिंपल कहें ये क्या कह रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है। ठीक, यहाँ पे छोटा सा बच्चा है और उसको शिक्षण सूत्र, यानी जो कुछ भी एक शिक्षक शिक्षण सूत्र के थ्रू जो कुछ भी वो सिखाता है उसके व्यवहार में इसके थ्रू बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। सिंपल रेमंड ने यही बोला है। जैसे फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, शिक्षण सूत्र पथ यानी मार्गदर्शन करते हैं, जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। आगे बढ़े। देखिए, अगला जो आपका प्रश्न है कि शिक्षण प्रविधियां क्या है। जितने भी प्रश्न है इसी में से क्वेश्चन आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जितना है आप इसको याद कर सकते हो, आपके मार्क्स कभी भी कम नहीं होंगे। देखिए, शिक्षण प्रविधियां क्या है। तो शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण सूत्र, हम क्यों जो कुछ भी हम ज्ञान सिखाए वो एक अस्थायी रहे। तो यहाँ पे शिक्षण प्रविधियां क्या होता है, तो एक कुशल अध्यापक के लिए शिक्षण प्रविधियों का ज्ञान होना आवश्यक है। टेक्निक्स, ठीक है, प्रविधियों को इंग्लिश में टेक्निक कहते हैं। तो एक कुशल अध्यापक के लिए शिक्षण प्रविधियों का ज्ञान होना आवश्यक है और शिक्षण प्रविधियों के द्वारा बालकों को प्रभावशाली ढंग से शिक्षण कार्य कराया जा सकता है। आप शिक्षण सूत्र याद करो या फिर प्रविधियां यानी टेक्निक्स भी एक शिक्षक के पास होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो जो कुछ भी पढ़ा रहा है वो उन बच्चों पे इफेक्ट करे, यानी प्रभावशाली ढंग से शिक्षण कार्य कराया जाए। इसलिए टेक्निक्स यानी प्रविधि को अपनाया जाता है एक
शिक्षक के द्वारा। अब यहाँ आप सिंपल एक लाइन में याद कर सकते हो कि शिक्षण प्रविधि शैक्षणिक क्रियाओं के संचालन का एक विशिष्ट ढंग है। यानी जो शिक्षण प्रविधि है, ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि शिक्षण प्रविधि शैक्षणिक यानी जो भी शिक्षण क्रिया होती है उसमें एक संचालन, जिस तरीके से संचालन होता है उसका एक विशिष्ट ढंग है। ठीक, यानी एक कुशल, आप कह सकते हो एक शिक्षक के पास ये टेक्निक्स, ये प्रविधि या उसके पास इतना ये होना चाहिए कि जो कुछ भी वो पढ़ा रहा है वो टेक्निक्स के माध्यम से पढ़ाए, यानी जो कुछ भी वो शिक्षा पढ़ा रहा है वो प्रभावशाली होना चाहिए। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि शिक्षण के किस सूत्र के अंतर्गत, यानी जैसे कि शिक्षण सूत्र हमने जाना, अस्थायी ज्ञान देने के लिए हम शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिक्षण के किस सूत्र के अंतर्गत पहले किसी तथ्य या विषय की पूर्ण जानकारी, उसके बाद से अल्प रूप में जानकारी दी जाती है, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसके छोटे छोटे अंश के बारे में, यानी जो भी उसका अंश या जो भी छोटे छोटे उसके भाग होते हैं उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट आप कह सकते हो जानकारी दी जाती है। इस शिक्षण सूत्र का नाम क्या है? तो ये जो शिक्षण सूत्र है वो है पूर्ण से अंश की ओर। ठीक, बहुत इजी है, आसानी के साथ याद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है कि बच्चा जो पहले से जानता है उसको आधार बनाकर उन बातों को बताया जाना जो वे नहीं जानते कहलाते हैं। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी सबसे पहले हमने देखा भी था शिक्षण सूत्र में ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र को क्यों अपनाया जाता है। तो इसलिए जब, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ग्लास के बारे में बता रहे हो, ठीक, ग्लास के बारे में बता रहे हो तो उनको ग्लास के बारे में पता है, ठीक, ग्लास के बारे में पता है। फॉर एग्जाम्पल उनको जग के बारे में नहीं मालूम होगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जग के ग्लास के बारे में बताएंगे कि ग्लास का हम यूज क्या करते हैं, उसके माध्यम से हम अपना खाने में यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम जग का भी यूज कर सकते हैं। यानी सबसे पहले उनको ज्ञान था किसके बारे में, तो ग्लास के बारे में, फिर आप जग के बारे में जानकारी देते हो। तो इस तरीके से रिलेट करके अगर उनको पहले से जो जानकारी है उससे रिलेट करके, यानी एकदम आप ये नहीं करो कि उनके जो कुछ भी आप सिखा रहे हो उससे एकदम मतलब आउट हो यानी बाहर हो, उसी से रिलेट करके आप अगर बताएंगे तो उनको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। जैसे कॉपी है, तो उनको अगर नहीं मालूम है कॉपी किस लिए यूज किया जाता है, तो आप बताएंगे कि कॉपी के लिए पेन का होना बेहद ही जरूरी है। तो ये दोनों से रिलेट करते हैं, तो उनको कॉपी के बारे में जो जानकारी है तो पेन के बारे में भी जानकारी लग जाएगा कि पेन हम कॉपी पे या हम उसको लिखने का काम करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे यही हो जाएगा, बच्चा जो पहले जानता है उसको आधार बनाकर उन बातों को बताया जाना जो वे नहीं जानते कहलाता है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक, उसके बाद देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष बनी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष बनी, तो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी। सबसे महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी, तो 1986 ईस्वी में। 11 नंबर आपका प्रश्न है कि उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है। तो फ्रेंड्स, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है, तो शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए, कमजोर बालकों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, 12 देखो फ्रेंड्स, आपका 12 नंबर प्रश्न है कि किस शिक्षण सूत्र के द्वारा वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है। तो यहाँ पर जो शिक्षण सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है कि इस उद्यान में बालक, पौधे, पाठशाला, बगीचा तथा शिक्षक माली होता है, यह कथन किसका है। आई थिंक हमने कई बार इसको डिस्कस किया है। तो किंडरगार्टन पद्धति के जो जनक है वो है फॉरवेल। तो यहाँ पर इन्होंने ही स्टेटमेंट दिया है कि जो बालक होते हैं वो क्या होते हैं, पौधे होते हैं, पाठशाला जो होती है वो बगीचा होती है, और जो शिक्षक होते हैं वो माली होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है वो किसने दिया है, तो यहाँ पे जो फॉरवेल जी है इन्होंने दिया है, यानी जो किंडरगार्टन पद्धति के जनक है फॉरवेल जी, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। अगला आपका प्रश्न है कि भाषा शिक्षण की मुख्य दक्षताएं कौन कौन सी है। तो भाषा शिक्षण की मुख्य दक्षताएं जो है सुनना, बोलना,
पढ़ना लिखना। जैसे फ्रेंड्स हमने इंग्लिश में देखा था कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए कौन कौन से इंग्लिश यानी आप कह सकते हो कि कौन कौन से स्किल्स की हमें आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के टीचिंग मेथड, टीचिंग ऐप, इस तरीके से हमने मेथड डिस्कस किए थे, जिसमें किसी में ज्यादा से ज्यादा बोलने पे या रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग इस तरीके से फोकस किया जाता था। लेकिन सबसे मेन महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स था ये यही कि आप इन चारों पॉइंट्स को याद कर सकते हो। 4 स्किल सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। उसी प्रकार से इसमें भी है कि भाषा शिक्षण की मुख्य दक्षताएं कौन कौन सी है, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगला आपका प्रश्न है कि पुनर्बलन का अर्थ क्या है। तो देखो फ्रेंड्स, पुनर्बलन का जो अर्थ होता है कि पुनर्बलन का अर्थ पुनः बल देना। थोड़ी आवाज में दिक्कत हो रही है, ठीक है, बट कोई नहीं। पुनर्बलन का अर्थ होता है पुनः बल देना, यानी कह सकते हो पुनर्बलन के द्वारा छात्रों को अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पुनर्बलन से बच्चों को मानसिक रूप से प्रोत्साहित किया जाता है और पुनर्बलन शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है। फ्रेंड्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आप सभी को बताऊं, जैसे कि कोई बालक होता है, ठीक है, कोई बालक होता है और उसको किसी चीज को वो अच्छा तो है उसके लिए, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज्यादा क्या लग रहा है, कठिन लग रहा है। जैसे कोई बुक है, ठीक है, कोई बुक है, फॉर एग्जांपल मैथ का बुक है, ठीक, मैथ का बुक है और उसको पढ़ने से वो बहुत ज्यादा डरता है। उसके लिए अच्छा है, ठीक, क्योंकि वो पढ़ेगा तो आगे जाएगा, उसका जो मानसिक विकास है उसमें वृद्धि होगी। लेकिन वो पढ़ना तो चाहता है, लेकिन वो अच्छे से समझ नहीं पाता, या आप कह सकते हो उससे डरता है क्योंकि उसको समझ नहीं आता है। तो इसलिए एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि उसपे पुनः बल दिया जाए, यानी उस कार्य को तब तक करते रहो जब तक आप उसमें सफलता न प्राप्त कर लो। तो इस तरीके से बार बार पुनः बल देना, तो इसको हम पुनर्बलन कहते हैं, यानी पुनः बल देना, बार बार ट्राई करना, आप इस तरीके से भी कह सकते हो, ठीक, ताकि जो भी सीखने की प्रक्रिया हो वो क्या हो, प्रभावशाली बन सके। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, 16 आपका प्रश्न है कि एक तरफा संप्रेषण क्या होता है, ठीक है, एक तरफा संप्रेषण क्या होता है। तो फ्रेंड देखिए, एक तरफा संप्रेषण में एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देता है, यह प्रभावी संप्रेषण नहीं है। यानी अगर हम बात करें, जैसे शुरू में ही मैंने आप सभी को बताया, एक तरफा संप्रेषण जो होता है वो क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास अपना जो कुछ भी मैसेज भेज रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आपका एक तरफा संप्रेषण होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या लिखा है कि एक तरफा संप्रेषण में एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देता है, यह प्रभावी संप्रेषण नहीं है, क्योंकि उसको ये भी पता लगाना चाहिए कि जो कुछ भी हमने मैसेज या जो कुछ भी इंफॉर्मेशन या जो कुछ भी हमने वार्तालाप या आप कह सकते हो जो कुछ भी वो उसके पास पहुंचाना चाहता है, क्या उसको अच्छे ढंग से समझ में आया है या नहीं। इसका भी आप सिंपल कह सकते हो फीडबैक, इसमें फीडबैक भी होता है। संप्रेषण में फीडबैक जानना बहुत ही जरूरी है, तभी उसको पता लगेगा कि जो हमारा और उसके बीच में जो संप्रेषण है वो प्रभावी संप्रेषण है। तो इसलिए यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि एक तरफा संप्रेषण क्या है। तो आप सिंपल लिख सकते हो कि एक तरफा संप्रेषण में एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देता है, यह प्रभावी संप्रेषण नहीं है। आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो, तब तक प्रभावी संप्रेषण नहीं होगा जब तक दूसरा व्यक्ति उस मैसेज को अच्छे ढंग से समझ नहीं लेता है, ठीक। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, अगला जो आपका प्रश्न है कि प्रभावी संप्रेषण किसे कहते हैं। तो प्रभावी संप्रेषण में एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है तो उसका जवाब देता है। तो यह क्या होता है, यह संप्रेषण दो तरफा होता है, ठीक। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट मैंने बताया वो केवल और केवल क्या करता है, प्रेषक जो होता है, जो सेंडर होता है, वो भेज देता है मैसेज ग्राहक के पास, बट उसको ये भी जानने का प्रयास करना चाहिए जो हमने मैसेज सेंड किया उसको अच्छे से क्लियर समझ, अगर उधर से जवाब ही नहीं आएगा तो क्या मतलब उसके मैसेज सेंड करने का। तो इसलिए वहां पे वो प्रभावी संप्रेषण नहीं होता है, एक तरफा संप्रेषण होता है। और यहाँ पर जो होता है प्रभावी संप्रेषण में, यानी आप कह सकते हो दोनों साइड से जब आदान प्रदान, सिंपल हमने देखा था ना संप्रेषण, वार्तालाप का आदान प्रदान होता है, तो वह आपका प्रभावी संप्रेषण होता है। यानी दोनों व्यक्तियों में जो अच्छे से उनकी भाषा को समझ ले वो क्या होता है, दो तरफा या आप कह सकते हो प्रभावी संप्रेषण कहते हैं,
ठीक है, अब ये फिगर भी आप देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो प्रेषक है इसने सेंड किया ग्राही के पास, ग्राही जो था इस मैसेज को पढ़ लिया, समझ लिया, उसको समझ में आ गया कि जो प्रेषक है या जिस व्यक्ति ने मैसेज सेंड किया है वो क्यों किया है, क्या रीजन है, उसको भली भांति जब समझ में आती है तो वो उसका रिप्लाई देता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने पूछा हाउ आर यू, ठीक, इंग्लिश में हाउ आर यू, तो दूसरा व्यक्ति है उसको अगर समझ में नहीं आएगा तो कोई हिंदी, मान लीजिए उनको इंग्लिश समझ में नहीं आता है, हिंदी समझने वाले हैं, तो वो उनका कोई भी आंसर या रिप्लाई नहीं कर सकते। बट अगर आप इंग्लिश के सामने, उनको भी इंग्लिश आती है और आपको भी इंग्लिश आती है, आप बोलेंगे हाउ आर यू, तो उसका आंसर उधर से आएगा आई एम फाइन। ठीक, तो इस तरीके से क्या हुआ, ये दो तरफा यानी आप कह सकते हो प्रभावी संप्रेषण, और जिसमें हमने केवल हमने बोला यानी हाउ आर यू और उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया या मैसेज नहीं आया, तो वो आपका एक तरफा संप्रेषण होता है। आई थिंक आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है कि अपूर्ण संप्रेषण तथा प्रभावी संप्रेषण में अंतर बताइए। अपूर्ण संप्रेषण तथा प्रभावी संप्रेषण में क्या अंतर है? अपूर्ण मतलब आप सिंपल देख सकते हो, अपूर्ण यानी जो पूर्ण ना हो सके, और प्रभावी जैसे कि अभी हमने देखा, तो आप अपूर्ण संप्रेषण को एक तरफा भी कह सकते हो और प्रभावी संप्रेषण को हम दो तरफा भी कह सकते हैं। ठीक, तो आपने यहाँ पे सिंपल हो जाएगा कि अपूर्ण संप्रेषण एक तरफा होता है जबकि प्रभावी संप्रेषण में दो तरफा होता है। ठीक है, उसके बाद देखो फ्रेंड्स अगला जो आपका प्रश्न है कि संप्रेषण संबंधी बाधाएं कौन कौन सी है। तो संप्रेषण संबंधी इस प्रकार है, जैसे शिक्षक का उच्चारण स्पष्ट न होना, ठीक है, बच्चों में रुचि का न होना, तो ये सभी क्या है, बाधा उत्पन्न करती है, क्योंकि जब उनका लैंग्वेज समझ में ही नहीं आएगा तो किस तरीके से संप्रेषण या किस तरीके से प्रभावी संप्रेषण होगा, तो ये कुछ बाधा होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखो फ्रेंड्स इसी में से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं। ठीक, तो फ्रेंड्स आप अपना जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे ढंग से करते रहिए। मिलते हैं 5:30 बजे वाली क्लास में, जो कि हिंदी की क्लास है। ठीक, हिंदी की क्लास है फर्स्ट सेमेस्टर की, ना कि सेकंड सेमेस्टर की। देखो फ्रेंड्स आप सभी का कहना है कि एक प्रशिक्षु का कहना है कि हमारे कॉलेज में बोल रहे हैं कि थर्ड सेमेस्टर, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है तो आप थर्ड सेमेस्टर की तैयारी स्टार्ट कर दो। बट गाइज अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी आपको क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकंड पे ही फोकस करना है। ठीक, तो प्लीज गाइज अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर सकते हो जो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में है। तो मिलते हैं 5:30 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।